बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत ग्रास रूट लेवल से अपनी सियासत का आगाज किया और बहुत कुछ अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा, माली तौर पे भी, मगर इन्होंने सियासत को खिदमत के तौर पे रियल जो बात होती है उससे इन्होंने आगाज किया। बड़े कोर पीटीआई वर्कर रहे, बड़े ग्रास रूट लेवल से पीटीआई से स्टार्ट किया और इन्होंने 2013 में पीटीआई से इलेक्शन लड़ा, हार गए, मगर हिम्मत नहीं हारी, इलेक्शन हार गए और उससे कंटिन्यू किया अपनी सियासत को। 2018 में फिर इलेक्शन लड़ा सरगोदा से और इन्होंने विन किया। 2 टाइम मिनिस्टर्स रहे, इवन वजीर आला 2 चेंज हुए, मगर इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को कायम रखा। खान साहब का इनके ऊपर एतमाद एक खास मिसाल बनती है। इनकी जो वजारत थी नाज़रीन, वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स थी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अंसर मजीद नियाजी साहब। आइए आज इनसे बात कर रहे हैं और इनके इनके मिनिस्ट्री और इनके पोलिटिकल करियर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक है, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, पहला क्वेश्चन, आपने दोनों चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, आपके ख्याल में कौन बेहतर था, उस्मान बुज़दार साहब, परवेज लाई साहब? दोनों की अपनी खुशियात थी। जी उस्मान बुज़दार साहब से क्योंकि उनके साथ ज्यादा काम किया, तकरीबन 3.5 साल हमने काम किया, तो उनकी सीएमशिप के अंदर जो सबसे बड़ा जो हमें फायदा था वो ये था कि बहुत चीजों में हम खुद मुख्तार थे। अपने डिपार्टमेंट में कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। हर मिनिस्टर जो है वो इतना खुद मुख्तार था कि जो भी अपने डिपार्टमेंट के हवाले से लेजिस्लेशन करना चाहे, डिपार्टमेंट में काम करना चाहे, तो वो उसमें मुकम्मल आजादी थी। ऐसा नहीं था कि जो पिछले द्वार में होता आया कि किसी ने कोई उसका अगर विजन था, कोई ऐसा काम था अपने मिनिस्ट्री के हवाले से जिसमें अवाम को फायदा होता हो, जिसमें पार्टी का नाम बढ़ता, तो उसमें डायरेक्ट जो उस दौर के चीफ मिनिस्टर, चाहे वो शहबाज शरीफ थे या कोई और था, वो क्रेडिट डायरेक्ट अपनी जात के लिए लेने के लिए मिनिस्टर्स को पीछे करते थे जी और उन चीजों को सामने लेके आना और मीडिया के ऊपर उस चीज का टोटल जो उसका जो फायदा था वो अपनी जात के लिए लेना। इसमें डायरेक्टली मिनिस्टर्स की ही जो सोच थी उसी को आगे लेके आए गए और उसमें जो क्रेडिट था वो पूरी की पूरी पार्टी को दिया जाता था। जो तजर्बा होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। गो एक गवर्नेंस का उतना एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से हमारी गवर्नेंस जो है वो पीछे की तरफ गई। लेकिन हमारे जो इकदामात थे, वजारतों के इकदामात, लोगों को रिलीफ देने के इकदामात, अगर वो देखें तो वो बहुत ही ज्यादा थे, जो पहले कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ। उसकी मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक ऑटोमेशन की, कि पाकिस्तान जब हमारी गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान 146 नंबर पे था और जब 1 साल बाद पाकिस्तान की जो रेटिंग थी वो 106 नंबर पे आ चुकी थी। तकरीबन जो 36 पॉइंट थे वो 1 साल के अंदर अंदर जो पाकिस्तान ने उसमें बूस्ट लेके आए। और इसके साथ जो एजुकेशन का था, उसके अंदर जो सिस सिस्टम था वो भी ऑटोमेशन के ऊपर था। कि पहले जो कोई अपनी बहन के लिए, बीवी के लिए, वालदा के लिए डेरों पे चक्कर लगाता था कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स के हवाले से, लेकिन वो सिस्टम के आने से सारा का सारा काम ऑन मेरिट हो गया। कंप्यूटर के ऊपर ये अप्लाई करना है, जिसका राइट बनेगा वो उसकी ट्रांसफर सबसे पहले होगी। तो और बहुत से इकदाम जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारे हेल्थ के रिफॉर्म्स के हवाले से, हमारे लेबर के रिफॉर्म्स के हवाले से, हायर एजुकेशन के रिफॉर्म्स के हवाले से, बहुत से ऐसे रिफॉर्म्स मैं समझता हूँ कि ये उस्मान बुज़दार साहब का ही दौर था जिसमें पॉसिबल थे। और दूसरी बात, फैजलाई साहब, उनके साथ भी काम करने का एक अलग से एक्सपीरियंस था और उसमें भी बहुत ज्यादा मजा आया। उसमें गवर्नेंस करने का सबसे ज्यादा मजा आया। और जो भी डिपार्टमेंट में अगर कुछ चीज हम लेके आते थे तो उनको तजर्बा बहुत था कि उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कैबिनेट मीटिंग में जरा सी बात करनी और वो बिल्कुल बात के एंड तक पहुंच जाते थे। तो क्योंकि बहुत कम अरसा मिला हमें, 6-7 माह मिले, तो उसमें गवर्नेंस का और जो चीजें अगर हमारी एक काम 1 माह में मुकम्मल हो रहा था तो इसमें नो डाउट कि फैजलाई साहब के दौर के अंदर वो काम 10 दिनों में मुकम्मल होता था। तो दोनों के साथ एक अलग अलग एक्सपीरियंस और दोनों भी बड़ा एंजॉय किए। मगर ये बात सच है कि ब्यूरोक्रेसी ने जब उस्मान बुज़दार साहब को बिल्कुल इग्नोर रखा, मगर जब परवेज लाई साहब आते हैं तो क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं उनका गवर्नेंस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ब्यूरोक्रेसी को काफी बेहतर चलाया, जो कि मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब ब्यूरोक्रेसी को उतना, या ब्यूरोक्रेसी आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेती है? डेफिनेटली उसमें मैं समझता हूँ कि हर चीज तजर्बे से आती है।
तो उसमें हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे चेयरमैन, हमारे कायद इमरान खान का ज्यादा रोल था। तो हमें महसूस हुआ शुरू में, क्योंकि 2-3 मीटिंग जो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी के साथ ली गई थी, और वो एक एतमाद का रिश्ता था। खान साहब समझते थे कि जो सियासतदान हैं वो लोकल लेवल के ऊपर, या पॉलिटिशियन जो अपने मकासद के लिए यूज करते हैं, जो आप पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को यूज करते हैं, जी। तो वो एक जो आंसर था उसके पीछे जब खान साहब ने उनसे 2 मीटिंग्स ली, तो उस मीटिंग्स में शायद उन्होंने ये समझ लिया कि अब जो करना है वो हमने करना है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो जो बात करते हैं वो गलत करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, और कतई ऐसी बात नहीं थी। वक्त ने साबित किया कि जब पीटीआई पे बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था, इसमें कोई शक नहीं कि अगर किसी को कोई काम कहना है तो उन्होंने दूसरा फोन उठाना है और सीधा चीफ मिनिस्टर साहब को या हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेज कन्वे कर देना है कि फलां पॉलिटिशियन मुझे गलत काम कह रहा है। हमें जब लोग काम कहते हैं तो हम उनका सच झूठ हमारे सामने नहीं होता, डेफिनेटली 70-80% लोग काम हमें नहीं बताते, लेकिन जो एक एतमाद था वो एतमाद बहुत ज्यादा खराब हुआ, टूटा, उसमें दूरियां बढ़ी, जिससे नुकसान हुआ। तो मैं समझता हूँ कि उसमें इतना ज्यादा हमारे एक्स सीएम का उस्मान बुज़दार साहब का इतना शायद रोल नहीं था, लेकिन जो एक कंट्रोल था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, वो उस तरीके से कंट्रोल नहीं था। हमारी एक गुड गवर्नेंस की कमेटी बनाई गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, उसकी एक ही मीटिंग हुई थी। उसकी शायद रीजन यही थी कि उसमें जो हमारी डिमांड्स थी जी जी वो शायद बहुत ज्यादा हाई थी, जी और वो ऐसी डिमांड्स थी कि उससे कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो सकता था, जिसमें हम रूल्स ऑफ बिजनेस की बात सबसे ज्यादा करते थे कि ठीक है। रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज आना चाहिए, जी जी कि जब आपका सेक्रेटरी आपके कंट्रोल में नहीं है, उसकी एसीआर आपके कंट्रोल में नहीं है, एग्जैक्टली। वो आजाद है, तो फिर मिनिस्टर का वो रोल ऐसे नहीं रह जाता। तो बहुत सी चीजों के ऊपर मिनिस्टर्स को बाईपास किया जाता है, आज भी किया जाता है, पहले भी किया जाता था। उनको डर खौफ नहीं होता, जी किसी जगह पे वो बात नहीं मानते। लेकिन ये फैक्टर भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट आता है तो 30 साल सर्विस के लिए आता है, जी उसकी जो स्पीड, उसकी पेस है, वो 30 साल के हवाले से होती है। उसे पता है कि मैंने जिंदगी के 30 साल मैंने काम करना है, और 30 साल वो समझते हुए उसकी पेस उस तरीके से होती है। पॉलिटिशियन जब आता है वो अपने 5 साल को देखता है, तो पॉलिटिशियन कहता है कि मैंने वो काम जो वो शायद 30 साल में करे, हम 5 साल में करें, एग्जैक्टली। वो पेस का फर्क तो तो है। पेस का फर्क हो जाता है। तो लेकिन अगर आप मुल्क के लिए काम करते हैं और एक पेज के ऊपर होते हैं, तो डेफिनेटली इस पर बहुत ज्यादा काम होता है। और मैं इस चीज में बड़ा लकी रहा, अपने महकमे के हवाले से जो भी मेरा सेक्रेटरी आया, कमिश्नर्स आए, तो उनके साथ ऐसा लाइजॉन डेवलप हुआ, तो उसके अंदर हमने बहुत ज्यादा ऐसे रिफॉर्म्स किए जिसमें मैं फख्र महसूस करता हूँ, और उन ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि एज अ टीम वर्क ही आप काम कर सकते हो, और मैंने बहुत काम किया इस हवाले से। ठीक है। मैं ऐसा बात करेंगे, वो माइक सर आपने ना इनकी वॉइस को चेक करते हैं ऐसा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये बात सच है कि अगर आपके नाम के साथ नियाजी ना होता तो आप सीएम पंजाब होते? देखें, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है नसीब। नसीबों के बट आगे कंसिडर थे आप एज ए सीएम के लिए? कंसिडर था। जी मेरी सीवी मंगवाई गई थी, और ये होती है नसीबों की बात। जब फर्स्ट टाइम नाम आया तो मैंने मीडिया के थ्रू मुझे पता चला, और उसके बाद सीवी मंगवाई गई थी। तो मैंने फौरन ही जो सोशल मीडिया पे दिया, तो मैंने एक सिर्फ बात की थी उसके अंदर कि ये सीट, इसमें तजर्बा बहुत ज्यादा जरूरी है। जी फर्स्ट टाइम पीटीआई गवर्नमेंट में आ रही है, और बहुत ज्यादा बिगाड़ है इस माशरे के अंदर जो पिछली हुकूमतों ने डाला है। तो उसके लिए अगर तजर्बेकार आदमी नहीं होगा, तो जो काम हम चाहते हैं कि वो 2 साल में हो, तो उस पर शायद 10 साल लगे। तो एक ये आंसर था बीच में। बाकी जो है उस्मान बुज़दार साहब, मैं मगर आपको फिर एक्सपीरियंस, से सॉरी टू कट यू ऑफ, एक्सपीरियंस तो उस्मान बुज़दार साहब को भी नहीं था। वो तो एक तहसील नाज़म थे, बड़े एक बहुत दूर के इलाके के, जहां पर शायद तहसील इतनी बड़ी भी नहीं थी। उन्हें अगर अपॉर्चुनिटी ये मिल सकती है तो अंसर मजीद नियाज़ी साहब, जो कि उनसे मुझे लगता है जैसे आप क्वालिफाइड भी थे और आपका एक एक्सपीरियंस भी अपने बिजनेस के हवाले से या पॉलिटिकल हवाले से भी अच्छा था, सपोर्ट भी थी, काम भी कर सकते थे, तो आपको नहीं लगता कि एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो मैटर नहीं किया, उस्मान बुज़दार साहब लग गए? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि नसीब, और दूसरी चीज के ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चेयरमैन का ये डिसीजन, और उस डिसीजन के आगे, और उन्होंने ये साबित किया
کہ ہمارے PTI میں جو آخری بندہ شامل ہوا تھا جو پولیٹیکلی 16 مئی 2018 کو عثمان گلزار صاحب تھے. تو اور بہت لکی رہے پھر. بہت لکی رہے کہ آخری بندہ جو ہے ہماری گورنمنٹ میں آنے سے پہلے PTI میں وہ عثمان گلزار صاحب شامل ہوئے اور سب سے بڑا ان کو عہدہ دیا گیا. تو یہ کیا ہے، یہ نصیب ہے. اور یہ خان صاحب کا اس کے اوپر ڈیسیژن ہے. بہتر وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے زندگی کے 26 سال اس پارٹی کو جو پارٹی کے لیے دی ہیں، انہوں نے پارٹی بنائی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں 100 جگہوں پہ اختلافات ہوں. 2-3 دفعہ مجھے وزارت سے بھی شاید اسی لیے میرے بولڈ ہونے کی وجہ سے یا زیادہ بولنے کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات بھی خراب ہوئے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان ہمارے چیئرمین ہیں، بہتر سوچ رکھتے ہیں پولیٹیکلی ہم سے، تو ان کا یہ ڈیسیژن بہتر ہوگا اور کچھ وقت نے بھی ثابت کیا کہ بہتر تھا. اچھا سر، آپ نے یا پارٹی نے تحریک انصاف نے ایک کرپشن فری نعرہ لگایا. آپ کے جو آپ کو وزارت ملی، جس جو محکمہ تھا، آپ کتنے % اس میں کامیاب رہے اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے؟ خان صاحب نے ایک دفعہ سوال کیا کہ کرپشن کے حوالے سے تو آپ بتائیں کرپشن کیا اور کہاں کہاں پر کیسے. تو اس کے اوپر جو میرا تجربہ 4-5 سالہ اس دور کا جو رہا وزارت میں، تو میں نے کہا کہ کرپشن قانون ہے. تو قانون جب بنایا جاتا ہے اس میں ایسے لوپ ہولز چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ اس قانون کو موڑ توڑ میں اس میں جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے. دوسرا، ہماری جو کرپشن ہے وہ مینول سسٹم کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. کرپشن کو ختم کرپشن دنیا میں کہیں پر نہیں ہو سکتی. منیمائز کرنے کے لیے تو آٹومیشن، اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے کہ آٹومیشن کے علاوہ کہ آپ آٹومیشن کے دوسرے پر جو ہے کرپشن کو منیمائز کر سکتے ہیں. آٹومیشن کے اندر ہم بہت سیریس بھی تھے اور بہت زیادہ کام بھی ہم نے کیا. کرپشن جو ہے ہمارا نعرہ تک کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو بڑا ایجنڈا تھا ہمارے لیے وہ یہ تھا کہ جو پیچھے اس ملک کو لوٹا گیا ہے ان کو ہم سزا دلوائیں، ان کا پیسہ ہم نکلوائیں. اس کے لیے ہمارا وقت تو ضائع ہوا، لیکن شاید ہمارے جو ہاتھ اس طریقے سے کھلے نہیں تھے. جگہ جگہ پہ ہمیں رکاوٹیں تھیں، اور رکاوٹیں جو ہیں کیونکہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں اور اب تو کھلے عام یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہماری سیاست کے اندر. تو بہت سی جگہوں کے اوپر ہمیں نہیں بھی پتہ چلتا، پتہ ہوتا بھی ہے تب بھی جو ہے ہمارے اندر رکاوٹیں آتی ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر سزا اور جزا مکمل طور پر اس چیز میں آزاد حکومتیں نہیں ہوں گی تو ہر بندہ ہی وہ کرپشن کرے گا. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے ہماری بہت بڑا دھچکا لگا ہماری گورنمنٹ کو. اس حوالے سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، لیکن اس میں جو حقیقت ہے اس میں وہ یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے تھے جو جنہوں نے یہ کرپشن کو ختم کرنا تھا یا ان کو اریسٹ کرنا تھا یا اس چیزوں کے اوپر سزائیں دینی تھی، اس کے اندر بھی بہت سی ایسی کمزوریاں ہیں. آپ کے اپنے محکمے کے اندر کتنی کرپشن کو سزائیں دی؟ اگر آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کی جائے، آپ کے محکمے کے اندر ہوتی نہیں ہے. منسٹرز کو سم ٹائم آنیسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نہیں بھی پتا ہوگا. تو مگر جب آپ بھی وزیر ہے، آپ کے محکمے کے اندر بھی جو ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ہماری کیونکہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر بھی اس وقت بھی کرپشن بہت مضبوط تھی. شاید اگر آپ ایز اے آنیسٹ منسٹر بھی اگر آپ کہتے ہیں جی ہم نے بہت کوشش کی، مگر آپ اپنے محکمے کی حد تک بھی اس کرپشن کو ٹرانسفر پوسٹنگ پہ بھی ختم نہیں کر پائے. یہ ٹرو ہے؟